अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद हंज़ला ज़मीर फ्रॉम jurist.pk। नाज़रीन, हमने फ़िलॉसफ़ी ऑफ बेल पर एक सेशन किया था जिसमें हमने बेल की फ़िलॉसफ़ी और रेलेवेंट लॉज़ के हवाले से एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी। उसी के कंटिन्यूअंस में आज हम ये सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम बेल पर मज़ीद और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जवाद ज़फ़र साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला और हमें जॉइन किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जवाद साहब, ये बेल के हवाले से हमारा दूसरा सेशन है, तो बात का आगाज़ जो है वो फाइलिंग ऑफ बेल से करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि एक बेल एप्लीकेशन जो है, किस तरह से उसको फाइल किया जाए और कौन-कौन से फोरम्स हैं जिन पर जो है वो बेल एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है? और साथ-साथ ये भी बताइएगा कि एक यंग वकील जो है, उसको ये किस तरह से पता लगेगा कि उसने बेल एप्लीकेशन कहाँ पर फाइल करनी है? फाइलिंग ऑफ बेल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें प्राइमरीली हमने ये चीज़ देखनी है कि खुसूसन जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए हम फिर वापस जाएंगे। ये बेसिकली जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, जो लॉ ऑफ बेल की एप्लीकेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो हम जाएंगे सेकंड स्केड्यूल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में ये कैसे बेल एप्लीकेशन फाइल होती है। उसमें जब हम सेकंड स्केड्यूल में जाएंगे तो वहां पे दो किस्म की कोर्ट्स का बेसिकली जिक्र है। एक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का और एक कोर्ट ऑफ सेशंस का। राइट। जब हम सेकंड स्केड्यूल में जाएंगे वहां पे जाके हमने ये देखना है कि इस ऑफेंस के अगेंस्ट कन्विक्शन कितनी है। अगर तो उसके अगेंस्ट कन्विक्शन सजाए मौत है तो फिर उसकी बेल डायरेक्टली फाइल होगी कोर्ट ऑफ सेशंस में। और अगर सजाए मौत के अलावा कोई और सजा है और सेकंड स्केड्यूल में लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा उसको, तो फिर उसकी बेल फाइल होगी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की कोर्ट में। यानी बेसिकली हमारे पास जो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं वो दो किस्म की हैं। एक है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एक है मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में वो बेल फाइल होगी जिस ऑफेंस के सेकंड स्केड्यूल के आखिर में ये लिखा हो कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोर्ट ऑफ सेशंस, या फिर ओनली मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हो। लेकिन अगर सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस लिखा हुआ है सेकंड स्केड्यूल में तो फिर हमने उस ऑफेंस की सजा देखनी है। अगर सजाए मौत है तो कोर्ट ऑफ सेशंस में जाएगी। अगर सजाए मौत नहीं है तो फिर वो सुनी जाएगी मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 की तरफ से। अब यहाँ पे मैं एक और चीज को क्लासिफाई कर दूं थोड़ा सा। हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स हैं उसमें जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो उन मुकदमात की समाअत करते हैं जो उनको सेकंड स्केड्यूल ऑथोराइज करता है। जो मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 होते हैं वो हर उस केस की समाअत करते हैं जिसमें सजाए मौत ना हो, लेकिन उनकी जो सजा देने की पावर है वो सिर्फ 7 साल है। और जिसमें सजाए मौत होती है वो केस डायरेक्टली फिर सेशंस कोर्ट में जाता है। जब हमने बेल फाइल करनी है तो हमने प्राइमरीली उसमें पुलिस स्टेशन का नाम देखना है। उसके बाद हमने देखना है उसमें कि उसकी सजा कितनी है और उसको मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सुनना है या नहीं सुनना। तो अगर उसमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली कोर्ट में जाएंगे एप्लीकेशन लेके। उसके लिए प्राइमरी चीज है कि ये पोस्ट टेस्ट बेल होगी, क्योंकि इनके पास प्री टेस्ट बेल की कोई पावर नहीं है। तो उसके लिए जो पावर ऑफ अटर्नी है वो हम दो जगह से लेते हैं। या तो जिस दिन रिमांड के लिए अक्यूज को कोर्ट में पेश करते हैं वहां पे हम सिग्नेचर्स करवा लेंगे अक्यूज के और उसको एंडोर्स कर देगा, टेस्ट कर देगा जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है। अदरवाइज फिर जो जेल अथॉरिटीज हैं वहां से वो उसका थंब इम्प्रेशन लेके वो उसको फिर अटेस्ट करते हैं, सुप्रीडेंट जेल होता है मुतलका। तो पावर ऑफ अटर्नी अटेस्टेड साथ लगेगा। ये बिल्कुल प्रॉपरली अटेस्ट करवाएं। नंबर ऑफ टाइम्स ये होता है कि 2-3 लॉयर्स की तरफ से बेल आ जाती हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ओरिजिनल बेल किसकी है और सब्सिक्वेंटली किसने फाइल कर दी है। तो उसके लिए जो मेरी एडवाइस यही है कि इसको प्रॉपरली अटेस्ट करवाएं, उसके बाद बेल एप्लीकेशन फाइल करें। तो बेल एप्लीकेशन का फाइल करने का तरीका ये होता है कि उसमें एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी आइडेंटिटी कार्ड फॉर पोस्ट टेस्ट बेल बिकॉज द अक्यूज्ड इन कस्टडी, वो लॉकअप में होता है या कस्टडी में होता है। साथ उसके पावर ऑफ टर्नी लगाएं, साथ उसके एफआईआर की कॉपी लगाएं। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ लगा दें। तो स्ट्रेट अवे जो कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट चेक करें जाके कचहरी में कि जो पुलिस स्टेशन है उसका अगर फर्स्ट क्लास का केस है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कौन है, अगर सेक्शन 30 का केस है तो सेक्शन 30 कौन है। उनकी कोर्ट में जाएं, रीडर के हवाले करें। वहां पे एक नोटिंग देनी होती है कि ये फर्स्ट पोस्ट टेस्ट बेल एप्लीकेशन है या सेकंड है, या किसी को कि उसकी पहले आई है कि नहीं आई। अगर आई है तो उसका क्या बना, वो नोटिंग दें और उसको फिर आप वहां पे फाइल कर दें।
वो क्या करेंगे कि वो एक दिन का नोटिस इशू कर देंगे, उसमें कंप्लेंट के लिए नोटिस मैंडेटरी होता है प्रोसिक्यूशन को सुनना उसमें, तो वो नोटिस इशू करके डेट डाल देंगे, तो उसके ऊपर जाके आर्ग्यू कर देंगे। एक तो ये हो गया तरीका हमारा कि हमने मैजिस्ट्रियल कोर्ट में कैसे बेल फाइल करनी है। उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशंस में कैसे बेल फाइल होती है, तो उसका तरीका भी यही होता है कि अगर उसमें पोस्ट टेस्ट बेल है तो उसमें पावर ऑफ अटर्नी अटेस्ट होगा, अगर प्री टेस्ट है तो उसमें साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी बेल एप्लीकेशन के साथ, और पावर ऑफ अटर्नी सिंपल लगेगा उसका साइन किया हुआ, और साथ एक्यूज का जो पिटिशनर होगा वो उसका एफिडेविट लगेगा। और अगर पोस्ट टेस्ट बेल है तो उसके लिए आईडी कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी होगा। तो दोनों किस्म की जो बेल एप्लीकेशन हैं वो कोर्ट ऑफ सेशंस, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन को जरूर विजिट करें एक दफा जाके, कि उनका जो क्लरिकल स्टाफ है वो कैसे काम करता है। तो उनकी एक डायरी ब्रांच होती है, वहां पे जाके वो एप्लीकेशन फाइल होती है, वो उसकी फिर मार्किंग करते हैं जो कंसर्न सेशन जज होते हैं कि वो किस एडिशनल को मार्क करना है। कभी ये भी होता था कि एक बिल एप्लीकेशन जो एक ही पुलिस स्टेशन की है वो कभी एक जैसा के पास जा रही थी, कभी दूसरी के पास, तो फिर लाहौर की हद तक हमने ये कर दिया कि जो थाने थे, जो पुलिस स्टेशन हैं वो एलोकेट कर दी गई है जजिस को कि आप इस पुलिस स्टेशन की सुनेंगे, आप इसकी सुनेंगे, आप इसकी सुनेंगे। तो जब आप बेल फाइल करेंगे तो वो जब मार्क होके मुतलका एडिशनल सेशन जज के पास चली जाएगी, तो उस पर जाके आप पेश होंगे और जाके उसमें जो भी उसका प्रोसेस होगा वो नोटिस करवाएंगे। फिर कुछ बेल्स होती हैं जो स्पेशल कोर्ट्स की होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज का डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमारे CNSA जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है, उसमें कुछ क्रिमिनल केसेस दर्ज करते हैं पुलिस वाले, कुछ करते हैं कस्टम्स अथॉरिटीज, और कुछ करती हैं ANF वाले। तो हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि वो कौन से केसेस हैं जो ANF कोर्ट सुनती है और वो कौन से केसेस हैं जो ऑर्डिनरी सेशंस कोर्ट सुनती हैं। तो उसमें हमने देखना ये होता है कि केस रजिस्टर किसने किया है। अगर तो वो स्पेशल एजेंसी रजिस्टर कर रही है जैसे ANF है, तो फिर उसकी बेल भी जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है CNS की वहां पे फाइल होगी और उसका ट्रायल भी वहीं पे चलेगा। अगर पुलिस दर्ज कर रही है, आम पुलिस या कस्टम्स वाले कर रहे हैं, तो फिर उसकी बेल भी हमारी जो ऑर्डिनरी सेशंस कोर्ट्स हैं वहां पे आएगी और उनका ट्रायल भी वहीं पे चलेगा। ये डिस्टिंक्शन है जिसका शायद बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं उसमें अगर FIA से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो FIA के लिए सेंट्रल स्पेशल जजेस बैठे हैं। अगर कोई बैंक से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं तो हमारी बैंकिंग क्राइम कंट्रोल कोर्ट्स बैठी हुई हैं वहां पे, जो उनका बेसिक नाम ये होता है कि कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस इन बैंक्स, तो वहां पे केसेस फाइल होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो FIA दर्ज करती है लेकिन वो ऑर्डिनरी जो जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स हैं वहां पे आते हैं, जिनमें साइबर क्राइम के केसेस हैं। इसकी हम मिसाल देते हैं, अगर FIA साइबर क्राइम का कोई केस दर्ज करेगी तो उसका जो ट्रायल है वो भी मैजिस्ट्रेट करेगा, ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट, जिनको स्पेशली पावर्स दी जाती हैं FIA के मैटर्स को देखने की। और अगर उसमें साथ कोई ऐसा ऑफेंस ऐड हो जाता है जैसे नॉर्मली 500 जो डेफामेशन का सेक्शन है वो साथ ऐड हो जाता है, तो फिर वो ऑर्डिनरी सेशंस कोर्ट में ही आएगी। तो अब बेसिक बेल फाइल करने से पहले ये चीज देखनी होती है कि इस ऑफेंस का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी और बेल उसकी फिर वहीं पे ही जाती है। उसके बाद फिर आती है हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स। अगर हम रिलीफ देने में नाकाम रहते हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सेशंस कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हमारी हैं, वहां से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो फिर हम बेल फाइल करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल फाइल करने का तरीका ये होता है कि उसमें बेटर कॉपी ऑफ FIR साथ अटैच होती है, पिटीशन वैसे ही लिखी जाती है, साथ FIR की सर्टिफाइड कॉपी आती है उसमें। उसमें जो बिलो कोर्ट्स दोनों हैं अगर, तो दोनों की बेल एप्लीकेशंस, दोनों के ऑर्डर्स, और आज तक जितनी भी उस FIR में उस अक्यूज की या किसी भी को अक्यूज की कोई भी बेल हुई हैं या रिफ्यूज हुई हैं, उनकी कॉपी साथ लगती हैं। साथ उसके फिर वो जो अगर तो प्रीएस्ट बेल है तो फिर वैसे ही पावर ऑफ अटर्नी आ जाएगा आईडी कार्ड के साथ और साथ एफिडेविट आ जाएगा। अगर ये पोस्ट टेस्ट बेल है तो साथ फिर अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी आएगा उसमें, तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल फाइल हो जाएगी। इसी तरह फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हम पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल करते हैं। तो वो भी, उसका भी यही तरीका होता है कि अगर कस्टडी में है बंदा तो फिर उसका जेल सुप्रिटेंडेंट जो होता है वो पावर ऑफ अटर्नी अटेस्ट करता है उसके सिग्नेचर्स के बाद। तो अगर वो प्रीएस्ट बेल है तो वैसी हो जाएगी। तो ये बेसिकली स्कीम है जो हमारी बेल्स की फाइलिंग की है कि हम बेल को फाइल कैसे करते हैं और हम डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट कैसे करते हैं। तो आई थिंक कि ये इससे बाहर तो शायद कुछ नहीं है। राइट सर। अच्छा सर, कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जो कि
स्पेशल लॉ जो है उसमें फॉल करते हैं, तो उनकी जो बेल्स होती हैं उसके हवाले से भी जरा बताइएगा। हाँ, उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर वो एंटी टेररिज्म एक्ट हमारा एक स्पेशल लॉ है, अगर उसके तहत कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो मुतलका जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहां पे जाएगी। वो मैं फिर दोबारा ये बात कहता हूँ कि हमने देखना ये है कि इस एफआईआर का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी। अगर वो एंटी करप्शन से रिलेटेड है या किसी भी एफआईआर में जो ऑर्डिनरी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है उसमें किसी भी एंगल से कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व होता है, तो वो फिर एंटी करप्शन की डोमेन आती है, फिर वो केस वहां चला जाता है। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का कोई उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो वो एफआईए की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, सेंट्रल स्पेशल जज बैठे हुए हैं, उनके पास चला जाएगा। अगर उसमें कहीं बैंक इन्वॉल्व हो गया तो इसमें भी बैंक भी दो तरह के होते हैं। एक बैंक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी बेल ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आती है, उनका बैंकिंग ऑफेंस के साथ कोई नहीं है, वो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है वहां से। और जो हमारे बाकी जो चार्टर्ड बैंक्स हैं शायद उनको कहते, उनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो बैंकिंग जो जो हमारी कोर्ट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस इन बैंक्स, बैंकिंग कोर्ट्स जेनेरिक वर्ड है ये, बैंकिंग कोर्ट्स वो भी हो सकती हैं जो सिविल प्रोसीजर को देखती हैं जिसमें कस्टमर और बैंकर का बेसिक इशू होता है, वो इसको नहीं देखेंगी। इनको देखेंगी जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, वो हमारे पास 3 है यहाँ पे, वो देखेंगी। इस तरह अगर सीएनएस कस्टम से रिलेटेड कोई मैटर है, सीएनएसए के अलावा कोई मनी स्मगलिंग है, उसमें राइट। मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई और स्मगलिंग है, तो उसको कस्टम कोर्ट सुनेगी। कोई सेल टैक्स का इशू है तो उसको भी कस्टम कोर्ट सुनेगी। लेकिन अगर कस्टम वाले क्रिमिनल केस दर्ज करते हैं कोई नारकोटिक्स की स्मगलिंग का, तो वो हमारी ऑर्डिनरी सेशंस कोर्ट में ही आएगा। अगर एएनएफ वाले दर्ज करते हैं क्रिमिनल केस नारकोटिक्स की स्मगलिंग का, तो वो सेंट्रल जो स्पेशल कोर्ट फॉर सीएनएस है वो वहीं जाएगी। तो अगर आर्म पुलिस कोई केस दर्ज करती है तो वो केस फिर चला जाएगा हमारी ऑर्डिनरी सेशंस कोर्ट्स में। और अगर हमारी जो ऑर्डिनरी पुलिस है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड या कोई स्मगलिंग से रिलेटेड क्रिमिनल केस दर्ज करती है तो उसकी बेल्स फिर चली जाएंगी कस्टम्स कोर्ट्स में। तो ये बेसिकली मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हमने देखना ये है कि ये ऑफेंसेस ट्रायल कौन सी कोर्ट करती है, वहीं पे उसकी बेल जानी है। तो इसके बाहर तो कोई शायद और राइट। अभी कोर्ट नहीं है, क्योंकि नैब के पास पावर ही नहीं है, नैब कोर्ट्स हैं कि वो बेल दे राइट। सकें, तो उसमें डायरेक्टली फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करते हैं। राइट। अच्छा सर, अवेलेबल ऑफेंसेस जो होती हैं, क्या उनमें भी बेल फाइल करने की जरूरत होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये मिस हो गया था अभी। ये बेसिकली इस बात को समझ ले जो न्यू कमर्स हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल एप्लीकेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज बेलेबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस जिसमें एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट की जाती है। तो मैजिस्ट्रेट शेल ग्रांट द बेल। तो वो करता क्या है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास किसी एक्यूज को पेश किया जाता है जो बेलेबल ऑफेंस जिसने कमिट किया होता है, तो वो उसके रिमांड पेपर के ऊपर ही वो उसकी बेल ग्रांट कर देता है। तो आपने करना सिर्फ ये होता है कि जितने की वो बेल की श्योरिटी मांगते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, आपने वो श्योरिटी बॉन्ड फिल करना है और जाके उनको पेश कर देना है और उन्होंने बंदे को वहीं पे रिलीज कर देना है। तो इसलिए बेल अब एक और भी इसमें सिचुएशन है, कुछ ऐसे स्पेशल लॉज भी आए हैं जिनमें जो सजा है वो कम होती है, 2 साल 1.5 साल, किसी में 2.5 साल हो सकती है, किसी में 1 साल भी हो सकती है। तो उसमें फिर ये एक जजमेंट आई थी एनआर 1999 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज 1, उसमें फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि अगर किसी ऑफेंस की सजा 3 साल, उसके इंग्रेडिएंट सुन ले क्या है कि जी। उस ऑफेंस की सजा 3 साल से कम हो, नंबर 1, और उस स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली उसको नॉन बेलेबल डिक्लेयर ना किया गया हो, यानी स्टैट्यूट साइलेंट हो कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो उसकी बाबत फिर उसको बेलेबली ट्रीट किया जाएगा इस जजमेंट की लाइट में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एनएलआर 1999 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज 1, ये चौधरी नसीम साहब की जजमेंट है, तो उसमें ये बता दिया गया था। इसमें मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है आप लोगों से कि जब भी कोई लॉ आता है उसको पढ़ जरूर लिया करें। उसमें एक क्लॉज होती है जिसमें लिखा होता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये हैं और नॉन कॉग्निजेबल ये हैं, और बेलेबल ऑफेंसेस हैं, नॉन बेलेबल। ऐसे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो पीका है उसमें शायद सेक्शन 43 है जिसमें ये लिख दिया गया कि ये ऑफेंसेस बेलेबल हैं। इस तरह हर लॉ में लिखा होता है, नॉर्मली आप लिख देते हैं कि ये नॉन बेलेबल है। तो फिर आपने उसके जो क्राइटेरिया वो ये बनाना है कि अगर उस पर नहीं लिखा हुआ कि इसकी सजा
सॉरी वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है और उसकी सजा 3 साल से कम है, तो फिर आपने NLR 1999 क्रिमिनल केसेस पेज 1 की लाइट में जाके मैजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करना है कि जनाब ये इस जजमेंट की लाइट में ये ऑफेंस बेलेबल है, इसमें बेल ग्रांट करें। अगर वो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन फाइल कर दें तो एप्लीकेशन फाइल कर दें उसमें, वरना जो PPC के बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें देयर इज नो नीड टू फाइल एनी बेल एप्लीकेशन, बेल वुड बी ग्रांटेड ऑन रिमांड पेपर। राइट। अच्छा सर, एक सवाल जो है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ये प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या होता है और इसका बेल से जो है वो क्या ताल्लुक है? जो प्रोहिबिटरी क्लॉज और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज है ये बेसिकली 497 की दो क्लॉजेस हैं। इसके अगर आप पहले इसके सेक्शन को पढ़ेंगे ना तो उसमें वो ऑफेंसेस दे दिए गए हैं जिनकी सजा 10 साल से कम है। हर वो ऑफेंस जिसकी सजा 10 साल से कम है वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। उसमें डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, द कोर्ट में ग्रांट बेल, तो डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है उसमें, चाहे वो बेल ग्रांट करे या ना करे। अच्छा, अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी रिजर्वेशंस होती हैं कि डिस्क्रेशन जो है ना उसको रॉन्गली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर आप क्रिकेट देखते हैं ना तो उसमें एक कंसेप्ट ऑफ रिव्यू है। अगर कोई बॉलर किसी को आउट करता है बैट्समैन को, तो उसमें अगर बॉल विकेट को छू के जा रहा हो तो उसमें क्या होता है कि अगर अंपायर आउट दे दे तो आउट है, ना आउट दे तो नहीं आउट है, उसे कहते हैं अंपायर कॉल। दिस इज डिस्क्रिशन ऑफ द अंपायर। अगर बॉल विकेट को छू के नहीं जा रहा और अंपायर ने आउट दे दिया तो वो रिकॉल हो जाएगा, वो डिसीजन रिव्यू होके वो बैट्समैन वापस आ जाएगा। और अगर विकेट्स के अंदर लग रहा है और अंपायर ने उसको आउट नहीं दिया और बॉलर ने रिव्यू ले लिया तो बॉलर के रिव्यू के ऊपर वो बैट्समैन आउट हो जाएगा। तो डिस्क्रेशन सिर्फ इतनी की होती है जितनी आउटसाइड द एज ऑफ द विकेट जो होता है उसमें अगर बॉल लग जाए तो उसकी डिस्क्रेशन है। तो डिस्क्रेशन जो है ना उसको रॉन्गली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो उसमें डिस्क्रेशन है। अब जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी सजा 10 साल से या 10 साल से ज्यादा या 10 साल है, तो उनकी बेल जो है वो तब ग्रांट होनी है 497 सबसेक्शन 2 में अगर क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी उसमें इन्वॉल्व हो। अगर क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसकी बेल नहीं होगी। और वर्ड ये है उसमें यूज होता है 497 सबसेक्शन 2 में कि द कोर्ट शैल ग्रांट बेल अगर ये समझती है कोर्ट केस का जो केस है ये फर्दर इंक्वायरी का है। तो जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में केस फॉल करते हैं उसके लिए जजमेंट का सबको पता है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 तारिक बशीर केस, उसमें ग्राउंड्स जो बेसिकली वो सारी दी हुई हैं कि जब भी एप्रीहेंशन ना हो कि ये बंदा बाहर आके अब्सकॉन्ड कर जाएगा, बेल को जंप कर जाएगा, ये एप्रीहेंशन ना हो कि बंदा बाहर आके ऑफेंस को रिपीट करेगा, जो ये एप्रीहेंशन ना हो कि बंदा बाहर आके एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, या वो हैबिचुअल ऑफेंडर पहले ना रहा हो, फर्स्ट ऑफेंडर हो, तो वो सारे पैरामीटर्स में दे दिए गए हैं कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसमें ये बेल हो जानी चाहिए। तो ये इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो न्यू कमर्स हैं वो PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 तारिक बशीर केस है, इसको जरूर पढ़ें। तो ये ग्राउंड्स ऑफ बेल भी हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अगर किसी केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक होता है तो चेक जो है तो वो प्रोसिक्यूशन की कस्टडी में होता है, तो वो बंदा अगर बाहर आ भी जाए तो वो कर क्या सकता है, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो कोर्ट्स फिर ये देखती हैं कि जहां पे एप्रीहेंशन ना हो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की तो वो वहां पे फिर बेल ग्रांट कर देती हैं। और वैसे भी जो ऑफेंसेस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं जो करते हैं, जो आउट ऑफ प्रोहिबिशन होते हैं, उनके बारे में ये होता है कि उनमें बेल विद होल्ड नहीं की जाती अनटिल कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, तो उसमें फिर बेल ग्रांट कर दी जाती है। राइट सर। अच्छा सर, इस तरह से काफी दफा देखा जाता है कि एक मुकदमे में एक से ज्यादा मुल्जिमान होते हैं, तो कुछ मुल्जिमान जो हैं उनकी बेल हो जाती है, तो जो बाकी मुल्जिमान होते हैं क्या उनकी बेल पर कोई असर पड़ता है जो को एक्यूज होते हैं? हाँ, उसके ऊपर ये देखें, उसके ऊपर ये होता है कि उसे कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी अगर रोल एक है ना एक्यूज्ड का, तो अगर एक की बेल होगी तो फिर दूसरे की भी बेल हो जानी है। बल्कि इसको तो अभी इसको स्ट्रेस कर दिया गया है, ये 2016 SCMR में शोभा खां केस है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रेस कर दिया है कि अगर किसी दो मुल्जमान को एक ही रोल दिया गया हो और एक को सजा हो जाती है, एक को एक्विट कर दिया जाता है ट्रायल कोर्ट से,
तो जो उसकी अपील आनी है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस आनी है उसकी, तो उसमें ये चीज आनी है कि उसको भी बेल दे दी जाए इसी ग्राउंड के ऊपर। ये 2016 SCMR 1325 सोबहा केस जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाला, उसमें इसको कैटेगोरिकली बता दिया गया इस बात को कि उसकी एक्विटल भी जो है वो, जब हमने इसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डिसाइड करना है तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी वो। तो इसलिए अगर रोल सेम हो ना तो फिर उसको मैटर ऑफ राइट बेल उसको मिल जाती है। राइट सर। अच्छा सर, जो बेल्स ड्यूरिंग पेंडेंसी ग्रांट की जाती हैं उसके हवाले से भी जरा बताइएगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, जी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल ये होता है कि प्रिजम्पशन तो ये होती है कि चार्ज फ्रेम हो जाए उसके बाद बेल डिसाइड नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे इतना लेथार्जिक प्रोसीडिंग्स हैं सारी ट्रायल की जो होती हैं, तो उसमें फिर जो हमारा स्टैट्यूट है ना 497 इटसेल्फ ये कहता है कि बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज के ऊपर जो बेल ग्रांट हो सकती है। तो जब इसलिए इसके ऊपर फॉर एंड अगेंस्ट नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं। एक वक्त था कि जब चार्ज फ्रेम हो जाता था फिर उसके बाद बेल ग्रांट नहीं करते थे, उसके बाद फिर, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, लेकिन 497 इटसेल्फ ये बात कहता है कि वो किसी भी स्टेज पे बेल हो सकती है, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो पेंडेंसी में बेल, और मैं खुद भी इसी व्यू, मतलब मेरी जो पर्सनल इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बेल जहां बनती हो ना फर्दर इंक्वायरी, वहां पे बेल दे देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फाइनल वो नहीं होता, जजमेंट नहीं होती किसी केस की, ये तो इंटरलोक्यूटरी टाइप रिलीफ होता है। राइट। अच्छा सर, एक टर्म जो है वो काफी ज्यादा यूज की जाती है बेल के हवाले से कि प्रेमा फसाई जो है, प्रेमा फसाई केस, तो इस हवाले से भी जरा बताइएगा कि ये क्या होता है। प्रेमा फेशी ये होता है कि उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो ऑनरेबल जजेस हैं वो फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस ये एनालॉजी ड्रॉ कर लें कि इसकी कन्विक्शन के चांसेस या तो बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है। तो अगर नहीं है, इतनी एविडेंस सफिशिएंट नहीं है जो प्राइमा फेशी नजर आ रही है, तो फिर यही फर्दर इंक्वायरी बन जाती है। तो प्राइमा फेशी जहां पे फर्दर इंक्वायरी बनती हो वहां पे कोर्ट शेल ग्रांट बेल टू द एक्यूज्ड, उस पे कोई सेकंड बिल्कुल राय नहीं होती। जैसे प्राइमा फेशी क्या होता है कि किसी बंदे, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, किसी बंदे को डायरेक्ट एट्रीब्यूशन नहीं है मर्डर में, उसका नाम ये है कि वो मौके पे मौजूद था, या किसी बंदे को डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है लेकिन वो नामजद नहीं, एफआईआर में उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में ले आए, उसकी आइडेंटिफिकेशन पेड नहीं हुई, ठीक है, या किसी बंदे को डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है लेकिन वो इंजरी मेडिकल जो रिपोर्ट होती है, एमएलसी होता है, उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये बात मैं एक ऐड कर दूं कि जो हमारी हाई कोर्ट्स में अब एमएलसी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपीज भी साथ लगती हैं जो वहां पे स्किप हो गई थी, तो एमएलसी में वो इंजरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये फर्दर इंक्वायरी बन जाती है। फिर एक बंदा उनका कॉमन इंटेंशन है, ये फर्दर इंक्वायरी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फर्दर इंक्वायरी की ओर चली जाती हैं। तो प्राइमा फेशी कोर्ट ये देखती है कि ये तो एविडेंस सफिशिएंट नहीं है या इसका रोल इतना नहीं है कि उसको सजा हो सकती है। तो जब कोर्ट जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसके कंक्लूजन को देख रही होती है, जो ट्रायल का कंक्लूजन होता है, तो उसको मेरे ख्याल में ये प्राइमा फेशी कहते हैं। शायद अगर किसी की कोई इसमें डाइवर्जेंट ओपिनियन है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। राइट। अच्छा सर, समरी ट्रायल जो है इसमें जो बेल ग्रांट की जाती है इसके प्रोसीजर के हवाले से बताइएगा। हाँ, समरी ट्रायल जो है ना, ये भी शायद हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी देखने पड़ेंगे। समरी ट्रायल्स में ये होता है कि उसमें अपील नहीं होती, क्योंकि समरी ट्रायल्स की कन्विक्शन के खिलाफ अपील प्रोवाइडेड नहीं है। तो उसका हम फिर करते ही हैं कि उसमें क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हैं, और क्रिमिनल रिवीजन में 435 में इटसेल्फ एक बेल की ऑप्शन है। तो फिर वहां पे क्रिमिनल रिवीजन में जो बेल होती है उसकी 2-3 कैटेगरीज हैं। उसमें पहली तो यही है कि जहां पे अपील प्रोवाइडेड ना हो, डायरेक्टली रिवीजन आती है, तो उसमें 435 में बेल होती है। सेकंड कैटेगरी ये है कि जहां पे अपील फर्स्ट फाइल होगी, सेकंड अपील फाइल नहीं हो सकती, तो वहां पे हम जो एपेक्स कोर्ट्स होती हैं वहां पे हम क्रिमिनल रिवीजन में जाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो उसमें फिर हम बेल को सीक करते हैं। तो समरी ट्रायल में यही प्रोसीजर होता है कि चूंकि मैजिस्ट्रेट वहीं पे खड़े खड़े उनको कन्विक्ट कर देते हैं, उनको फाइन या जो भी 3 दिन या 4 दिन के लिए, तो उसका तरीका ये होता है कि वेरी नेक्स्ट डे आके आप एप्लीकेशन फाइल करें। 7435 की जो रिवीजन होगी उसमें ही आप अपनी प्रेयर में ही सीख करें कि इनकी सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक नोटिस होगा तब तक तो सजा भी पूरी हो चुकी होगी। तो बेसिकली स्कीम ये है कि किसी बंदे को एक दिन की भी अगर उसकी लिबर्टी जो है ना उसको कर्टेल नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आज़ादी एक दिन की भी बहुत होती है। राइट सर। अच्छा सर, अगर कोई मुल्जिम जो है वो बाहर के मुल्क में है, तो उसके हवाले से अगर उसकी बेल जो है वो लेनी हो तो उसके हवाले से क्या प्रोसीजर है, क्या कानून है उस पे जो हाँ, मुल्क में बाहर के मौजूद? मुल्क में तो प्रोटेक्शन उसको मिल सकती है। मैं बताता हूँ, उसमें उसमें प्रोटेक्शन मिल सकती है उसको। वो ऐसे मिलती है कि ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं। ये 2006 में अनवर ज़ैद हिमालय साहब ने पहली जजमेंट दी थी इसमें। उस दिन एक बड़े सीनियर लॉयर हमारे वो कह रहे थे कि शायद परवेज मुशर्रफ के केस में पहली दफा एक्सपीरियंस किया गया। ये बिल्कुल नहीं है ऐसे। ये 2006 में 2-3 जजमेंट्स आ चुकी हैं। वो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा इसके कमेंट्स में, मेरे पास हैं उनकी कॉपीज भी। तो उसमें ये जजमेंट्स आ चुकी हैं। उसमें फिर करते क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारी एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, वी आर कमिंग टू पाकिस्तान, वी वुड सरेंडर बिफोर द कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो वो फिर हमारी नाम बीसीएल से निकाल देंगे, वो सबको बाउंड कर देंगे कि बंदा आ रहा है, इसको ना कोई एजेंसी अरेस्ट करे, ना कोई इसको अपना पुलिस वाला पकड़े। तो फिर उसको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन की उसको बेल दे दी जाती है ताकि वो अपनी प्रीएस्ट बेल करवा सके। उसमें स्कीम यही है कि एक बंदा पाकिस्तान आ रहा है तो वो सरेंडर करने के लिए आ रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो प्रीएस्ट बेल में, जैसे कहते हैं ना कि प्रीएस्ट बेल में किसी बंदे का सरेंडर होना जरूरी है, तो वो ये एक एक्सेप्शन है उस प्रिंसिपल की। तो इसमें बेल फाइल भी कोई भी कर सकता है। मेरे इसमें ये व्यू है कि एनी बॉडी, उसका भाई, उसका वालिद, उसकी बीवी, कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर दे जी मेरा हस्बैंड बाहर से आ रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन दे दें। तो ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो कराची हाई कोर्ट्स वो बहुत जेनरस हैं इस मामले में। वो इसमें बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें वो दे रहे हैं बेल्स। राइट सर। अच्छा सर, कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है इसके हवाले से भी बताइएगा, इसका क्या स्कोप है, इस पे रोशनी डालिएगा। कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो 2 कोर्ट्स कर सकती हैं। या तो वो कोर्ट जिसने बेल, तीन तरह की कोर्ट, सॉरी, पहली कोर्ट तो वो है जिसने बेल ग्रांट की है, वो कैंसिल कर सकती है। इसके लिए बिल का सेक्शन है 497 सब सेक्शन 5। या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट ये बिल को राइट। रिकॉल कर सकती हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। तो पहली बात तो ये है कि कैंसिलेशन ऑफ बेल जो होती है ना, वो प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग द बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो बेल जब ग्रांट हो जाए तो उसको रिकॉल करने के लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस चाहिए होते हैं, जिसमें वो बेल को मिसयूज कर रहा हो, प्रोसेस ऑफ लॉ से एब्सकॉन्ड कर रहा हो, ऑफेंस को रिपीट कर रहा हो, या कोई ऐसी एप्रीहेंशन सीरियस पैदा हो जाए जिसमें विटनेसेस की या एविडेंस की जो डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो। तो वो ये सारे जब हालात पैदा होते हैं तो फिर उसमें बेल, हाँ, या जब बेल विदाउट जुरिसडिक्शन ग्रांट की गई हो, या बिल्कुल फ्रॉम द एक्सपेशी ही ऑर्डर जो है वो वाइड ऑर्डर नजर आए कि कोई उसमें जो एपेक्स कोर्ट्स की जो प्रिंसिपल बताए गए हैं बेल ग्रांट करते हुए उनको फॉलो ना किया गया हो, उनकी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ना की गई हो, तो उन हालात में फिर जो बेल है ना वो कैंसिल हो सकती है। तो इसके लिए 497 सबसेक्शन 5 जो बेसिकली इसको डील करता है। राइट सर। अच्छा सर, कुछ बेल्स ऐसी होती हैं जिसकी लीव जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है, उसके बाद वो फाइल जो है वो हाई कोर्ट में की जाती है। तो ये जो बेल्स होती हैं इसके हवाले से भी बताइएगा। हाँ, ये अगर एक बंदे को कन्विक्शन होगी ट्रायल कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया, तो उसकी फिर हम सुप्रीम कोर्ट में लीव फाइल करते हैं। तो अगर लीव ग्रांट हो जाए तो 426(2)(b) के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फाइल करते हैं। तो वो लीव ग्रांटिंग ऑर्डर से फिर इन्फर करके कि अगर वो इतना क्लियर ऑर्डर हो तो वो फिर सेंटेंस को सस्पेंड कर देते हैं। इसके ऊपर भी 3-4 जजमेंट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। तो हाई कोर्ट कुड सस्पेंड द सेंटेंस इफ द लीव इज ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, मैं आपसे ये चाहूंगा कि जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो भी आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनके साथ शेयर करें। मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक चीज और भी है, एक इसके ऊपर एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ, ये भी जी। बड़ी काम है यंग लॉयर्स के, कि जब एक कन्विक्शन हो जाती है उसकी जब हम अपील फाइल करते हैं, साथ सस्पेंशन फाइल करते हैं, तो उसके लिए अगर आप जाके कोर्ट में ही सरेंडर कर देना डायरेक्टली, पुलिस के सामने सरेंडर ना करें, तो वो भी सफिशिएंट होता है। इसके ऊपर 2012 SCMR 997 मजहर अहमद केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल बनाए हैं। तो यंग लॉयर्स के लिए जो बेसिक पेरेंट जजमेंट है ना, वो PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 है, उसको जरूर पढ़ें कि ये बेल्स कैसे ग्रांट होती हैं और कैसे नहीं होती। उसके बाद PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 173 जुबैर केस, उसके बाद PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट नजीर अहमद केस जो है, इसको जरूर पढ़ें। ये आपको सारा बताएगा कि बेल की फाइलिंग कैसे होनी है और क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए। तो ये दोनों बड़ी
जबरदस्त जजमेंट्स हैं। उसके बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए 2016 SCMR 1325, उसमें ये है कि ये इतना स्ट्रेस किया गया है इस जजमेंट में कि अगर जब हमने 426 को देखना है, उसकी रीजन क्या है कि जो अपील होती है दैट इज ऑलवेज द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल प्रोसीडिंग। तो एपलेट कोर्ट के पास भी पावर्स चूंकि होती हैं, तो उन्होंने एविडेंस को अप्रिशिएट करना होता है उसमें अपील में, तो वो 497 वाले प्रिंसिपल्स लेके 426 में जाके सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है। तो इसलिए ये जजमेंट जरूर पढ़ें आप। तो बाकी इसमें ये पेरेंट जजमेंट्स हैं, उसमें प्रीवियस बेल की तो बेशुमार अब लेटेस्ट आ रही हैं हमारे। तो एक इंडियन जजमेंट भी आई है, आप अगर उसमें गूगल करेंगे ना जाके कि इंडियन जजमेंट के बारे में कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल, तो वो जजमेंट आ जाएगी। वो काफी लंबी है लेकिन उसको जरूर पढ़ें, वो पढ़ने वाली जजमेंट है वो वाली भी। तो ये पढ़ लेंगे तो बेल के बारे में मेरा ख्याल है कि ये काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी भी बहुत सारी बातें हमारी मिस हैं, जो कि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। उसमें के क्लाइंट, उसके ऊपर बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं। आजमदीन तारड़ साहब का बहुत अच्छा लेक्चर पढ़ा हुआ है कि क्लाइंट आ जाता है तो उसको कैसे गाइड करना है, आपने आपकी बेल हो सकती है नहीं हो सकती, उनको बिल्कुल सच बताएं उसको कि आपकी बेल होने वाली है कि नहीं है। क्योंकि जब आप ब्रीफ को पकड़ते हैं तो आप 80% केसेस में बिल्कुल जांच लेते हैं इस बात को कि ये बेल होनी है कि नहीं होनी। 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंटेस्ट होता है। समटाइम आपका ओपिनियन गलत हो जाती है, आप कहते हैं जी बेल होनी है, नहीं होती, आप कहते हैं नहीं होनी, वो हो जाती है। वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो क्लाइंट को बिल्कुल सही बताएं, उसमें बड़ा अच्छा उनका लेक्चर पड़ा हुआ है इसके ऊपर। तो इसके लिए ग्राउंड्स क्या क्या होती हैं उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने बताया, इसलिए हमने फिलॉसफी और अप्लाइड लॉ के बारे में सारा डिस्कस किया है इसमें। राइट सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम प्रोग्राम के एंड की तरफ चलेंगे। एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ पेरीमेट्री, इसके हवाले से भी बताइएगा कि इसका बेल में क्या किरदार है। ये हमने पिछली दफा भी डिस्कस की थी। वो यही डॉक्ट्रिन ऑफ पेरीमेट्री यही है कि अगर कोई बंदा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल बेल पर रहा हो तो उसको फिर जब सेंटेंस उसको कन्विक्शन हो भी जाए तो उसकी सेंटेंस सस्पेंड करके उसको बेल पे ले आया जाए। कि अगर वो ट्रायल पे बेल पे रहा है तो अपील के दौरान भी बेल पे रहे, पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान भी। उसकी रीजन ये है कि वो ये जो जजमेंट मैंने बयान की है ना 2016 SCMR 1325, उसमें यही है कि जब हम 426 को डिस्कस करेंगे तो हम 497 वाले प्रिंसिपल उस पर अप्लाई करेंगे। तो डॉक्ट्रिन यही उसमें जो बेसिक सेंस है कि, और इसको ये बड़ी अच्छी डॉक्ट्रिन है कि इसको हम अप्रिशिएट करवाएं ऑनरेबल कोर्ट से कि अगर एक बंदा, ये बात है ना कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस खत्म हो जाती है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बिल्कुल खत्म नहीं होती। ये मैं बिल्कुल इससे जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी रीजन ये है कि ट्रायल कोर्ट्स में नंबर ऑफ टाइम ये होता है कि सजाएं दे रही हैं और हाई कोर्ट में जो एक्विटल की रेशो है वो 80% प्लस जा रही है इस वक्त, जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक। अगर कोई करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट कर ले। चलें अब अगर हम 50-50 भी कहें पर रिज्यूम करें लेकिन इससे ज़्यादा जा रही है, तो इट मीन्स कि जो हमारी सजाएं आ रही हैं नीचे से होके ट्रायल कोर्ट से, उसको 50% से ज़्यादा अगर वो सेटिस्फाइड हो रही हैं तो उनमें कोई डेफिशिएंसी जरूर आ रही है। तो इसलिए अगर कोई बंदा ट्रायल के दौरान बेल के ऊपर रहा हो तो उसको फर्स्ट इंस्टांस के ऊपर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट भी बेल के ऊपर ले आए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को इंटरप्रेट किया है कि इसको फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पेरीमेट्री कहते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको बेल के हवाले से जो है वो उसके जो जितने भी हमने पहलुओं पर बात की, रेलिवेंट लॉज जो थे, फिलॉसफी और फाइलिंग ऑफ बेल, वो बहुत अच्छे से उनको समझ आ गया होगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया। बेल पर आपने एक बहुत वसी और एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम्प्रीहेंसिव जो है आपने एक लेक्चर दिया है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया ताकि मैं शायद जो भी बता सकूं लोगों को मैंने बता दिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।